नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 फरवरी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो इसमें जो न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ इस टाइप की है। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अभी लोकसभा में जो बहस हो रही है उसमें ये सवाल उठा है। फिर द सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया 2018 कॉम्पेंडियम लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर केजी का एक नया साइंटिफिक स्टैंडर्ड आया है, तो ये आ तो लास्ट ईयर नवंबर 2018 में ही गया था, बट इसके बारे में अभी लोकसभा में जब चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, उसमें बातें हो रही हैं, तो फिर बात करेंगे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स ये अभी अभी दिए गए हैं 42 आर्टिस्टों को, फिर देखेंगे इन्हें। एक्सरसाइज राहत जयपुर में हो रहा है, राजस्थान में, फिर देखते हैं। फिर कैलेंडर फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पूलिंग ऑफ लैंड इन दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि अभी लिया जा रहा है। फिर शहरी समृद्धि उत्सव, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमोशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने कुछ अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने कुछ अवार्ड बांटे हैं, तो उससे रिलेटेड है। एशियन एलिफेंट अलायंस ने बोला है कि 101 जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें से 96 को सिक्योर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो बात करेंगे, और कुछ वन लाइनर न्यूज़ मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि फार्मर्स को इंडिया में कैसे कैटेगराइज किया जाता है, इसकी बात की जाए तो देखिए, मार्जिनल फार्मर्स वो है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है। स्मॉल फार्मर्स वो हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर का लैंड है। सेमी मीडियम वो है जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर का लैंड है। मीडियम वो है जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर का लैंड है। और लार्ज वो हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा का लैंड है। अब अगर आप इनकी रिलेटिव एनालिसिस करोगे फ्रेंड्स, तो एक चीज़ होती है SMF। SMF आर द मोस्ट वल्नरेबल। SMF में कौन कौन आते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास या तो 1 हेक्टेयर से कम का लैंड या 1 से 2 हेक्टेयर का लैंड है, तो इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा कम है। इनके हालात ज़्यादातर केसेस में बुरे ही रहते हैं, इनसे बहुत थोड़े ही बेहतर रहते हैं ये सेमी मीडियम जो फार्मर्स हैं, इनके हालात। मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हालत थोड़ी अच्छी है, क्योंकि लैंड ज़्यादा है तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो वो कर ही लेते हैं, साथ साथ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में जाके भी वो थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है? वो ज़्यादा वल्नरेबल इसलिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो सबसे गरीब लेवल में बिलोंग करते हैं फार्मर्स में। उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादातर इतने अनपढ़ हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं, इतने रिमोट एरियाज में रह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि सरकार ने उनके लिए कितने लोन प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिसके तहत वो लोन ले सकते हैं। अभी भी गांव में जो आपके मनी लेंडर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज पे लोगों को पैसा दे देते हैं और पूरी ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बना लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं ये, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का पेनिट्रेशन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के केस में अभी भी बहुत कम है। और आपने अक्सर को सुना होगा फ्रेंड्स कि सरकार आती है और हज़ारों करोड़ का फार्म लोन वेवर दे देती है। तो जो फार्म लोन वेवर का जो फ़ायदा होता है ना, वो ज़्यादातर इन मीडियम, लार्ज और सेमी मीडियम फार्मर्स को मिलता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को आपका फार्म लोन वेवर का इतना फायदा मिल ही नहीं जाता है, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में अभी भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। फिर आगे देखते हैं। एक सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया 2000 कॉम्पेंडियम है जो आज लॉन्च किया गया है। इसको प्रिपेयर किसने किया है? प्रिपेयर किया है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ने। किसके साथ मिलकर इसे प्रिपेयर किया है? एक सीमेंट सेक्शन है, पहले DIPP था, अब हो गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके सीमेंट सेक्शन ने मिलके NCCBM के साथ मिलके ये कॉम्पेंडियम लॉन्च किया है। इस कॉम्पेंडियम में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, किससे रिलेटेड? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री, यानी इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में अभी क्या प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे डेवलप करके और अच्छा किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस है हमारे सामने, और इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज का क्या पोटेंशियल है। देखिए, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अगर आप अभी की प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया की जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 509 मिलियन टन्स पर एनम, यानी इतना ये पैदा कर सकती है साल में। और अभी जो प्रोडक्शन हो रही है सीमेंट की वो हो रही है 298 मिलियन टन्स। अभी ये सब सीमेंट प्लांट्स हैं। अब अगर आप इसके पोटेंशियल की बात करें कि इंडिया में पोटेंशियल कितना है इसका, तो इंडिया में जो कंजम्पशन है सीमेंट का वो है 235 kg पर कैपिटा। बट अगर आप ग्लोबल एवरेज निकालोगे सीमेंट के कंजम्पशन का तो वो निकल के आएगा 520।
तो अगर इंडिया में 235 है और उसके दुगने से भी ज्यादा एवरेज ग्लोबल कंजम्पशन है, यानी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए सीमेंट सेक्टर का पोटेंशियल इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पॉइंट ये है कि सीमेंट कि जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके प्रोडक्शन में और जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसमें ग्रीन हाउस गैस का जबरदस्त एमिशन होता है और वो इन्वायरमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो उस चीज पे कितना ध्यान दिया जाएगा ये भी कहा नहीं गया है। बस ये बोला गया है कि एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे और हम इस बात का ध्यान देंगे कि जो सीमेंट बन रही है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान करे, इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस उसमें रखी जाए, इन्वायरमेंट को जितना कम हो सके उतना कम नुकसान हो। अब पोटेंशियल और किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा कंजम्पशन सीमेंट का इंडिया में बहुत कम है ग्लोबल के रिस्पेक्ट में, तो कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल करना है। तो हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया स्कीम चला रही है। फिर वर्ल्ड क्लास सीमेंट कॉन्क्रीट हाईवेज बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता ही है। स्मार्ट सिटीज बन रही है, वहां पे होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होता है? वो कॉरिडोर्स जो सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए फिक्स है, मतलब जो सामान जाता है पोर्ट्स के लिए या किसी एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए आपने पूरे के पूरा फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, अलग रोड ही बना दी। तो वहां पे सीमेंट्स का बहुत काम आएगा, क्लीन इंडिया मिशन में काम आएगा। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ससान में एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है। ये होते क्या है यूएमपीपी? ये वो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है वो 4000 मेगावाट से ज्यादा होती है। उसके बाद ये भी बोला जाता है कि कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट का इंप्रूवमेंट को अच्छा करेंगे, हमारे हाउसिंग सेक्टर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को ये आगे लेके जाएंगे। और अब इस केजी का एक नया साइंटिफिक स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है। देखिए, केजी का साइंटिफिक स्टैंडर्ड नवंबर 2018 में तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी अभी पार्लियामेंट में इस पे बहस चली है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये चीज क्या है। देखिए, ये जो हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं ये हम किस बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं कि एक प्लैटिनम का इनगॉट है जिसको बोलते हैं ली ग्रैंड के। इसको एक पेरिस की एक सेफ में बंद करके रखा गया है। और ये ली ग्रैंड के बेसिकली फ्रेंड्स, इसका काम क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो ली ग्रैंड के है ना, ये जो प्लैटिनम बेस्ड इनगॉट है, इसका जो वजन है ना वो 1 किलो के बराबर है। तो इसका वजन 1 किलो के बराबर है और इसके बहुत सारी कॉपीज बना के दुनिया भर में बांट दी गई हैं, जिसके हिसाब से हम लोग अपना किलो का वजन बनाते रहते हैं जो बाट हमारे पास आता है। अब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हुआ नवंबर 2018 में और उन्होंने बोला कि ये जो इनगॉट है ना प्लैटिनम का, इससे थोड़ा रेड पाते हैं और अब हम किलोग्राम को इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टर्म्स करंट के टर्म्स में अगर हम मेजर करेंगे और इसको हम इस इनगॉट के बेसिस पे मेजर नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि जब इतने सालों तक ये ली ग्रैंड के इनगॉट यूज हो रहा था तो अब एकदम से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने ली ग्रैंड के को हटा दिया? 1889 से यूज में है। अब बात यह है कि साल दर साल थोड़ा थोड़ा डेटेरिएट हो रहा है ये ली ग्रैंड के, और साथ साथ ली ग्रैंड के बहुत सारे वर्जन्स बनके दुनिया भर में बटे हुए हैं। यानी ली ग्रैंड के का जो वेट है बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बना के उसी वेट का पूरी दुनिया भर में बांट दिया गया है। तो पूरा वेट्स एंड मेजरमेंट उसके रिस्पेक्ट में ही होता है, जो किलो के बाट बनते हैं उसके रिस्पेक्ट में ही बनते हैं। तो ये बोला गया कि ये जो अब जो भी है, जैसे भले ही प्लेटिनम है या कोई दूसरा एलिमेंट मटेरियल है, वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, थोड़ा बहुत तो वो साल दर साल समय के साथ डेटोरिएट होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लैटिनम बेस्ड जो इनगॉट है, कहा जा रहा है कि 1 बिलियन में से 50 पार्ट्स ये हर साल डेटोरिएट होता है। तो देखा जाए तो ना के बराबर है, बट फिर भी जब इंटरनेशनल कैलकुलेशंस की बात होती है, जब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, प्रिसीशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ड्रग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इतने छोटे मेजरमेंट्स को भी एक्यूरेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्लैटिनम बेस्ड इनगॉट की जगह इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसीलिए बोला गया कि न्यू साइंटिफिक स्टैंडर्ड आया है अब केजी के लिए। हालांकि उसका असर हमारे काम पे बहुत कम पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि लेकिन हाँ अब वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डेटोरेशन की वजह से जो बहुत कम चेंज आ रहा था वो भी अब नहीं आएगा। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स 2017 अभी अभी दिए गए हैं। 42 आर्टिस्ट को दिए गए हैं डांस म्यूजिक थिएटर की डोमेन में। डांस की डोमेन में 9 अवार्ड्स, म्यूजिक की डोमेन में 11 अवार्ड्स, थिएटर की डोमेन में 9 अवार्ड्स और ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल म्यूजिक डांस थिएटर एंड पेपेट्री के डोमेन्स में 10 अवार्ड्स। तो ज़रा हम इनको गिन लेते हैं एक बार। तो ये डांस के 9 प्लस म्यूजिक के 11 हो गया 20,
फिर ये 10 ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल म्यूजिक के, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30, और थिएटर के 9, तो 30 और 9 39। उसके बाद विजय वर्मा और संध्या पुरेचा जी को अकादमी अवार्ड 2017 मिला है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन और स्कॉलरशिप इन परफॉर्मिंग आर्ट के फील्ड में। तो ये 39 में ये 2 जोड़ दिए तो ये हो गए 41। लेकिन 42 आर्टिस्ट को मिला है, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि एक अवार्ड जॉइंट अवार्ड है जो कि गुंदेचा ब्रदर्स को मिला है म्यूजिक के फील्ड में, हिंदुस्तानी वोकल में। तो जो ये 2 आर्टिस्ट हैं वो है उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट काउंट करोगे तो हो जाएंगे 42, अवार्ड्स हो जाएंगे 41। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर संगीत नाटक अकादमी के बारे में देख लेते हैं, अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी भी 1952 बनी थी और अवार्ड्स को भी 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जब भी किसी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, साथ साथ एक ताम्र पत्र और अंग वस्त्र भी मिलता है। तो 1 लाख रुपए मैटर नहीं करता है, लेकिन जो इज्जत मिलती है आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलने से वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका नाम है द नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। और आप समझ लीजिए नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा का मतलब क्या हो गया कि ये एपेक्स बॉडी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की कंट्री में। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब डांस, म्यूजिक, थिएटर। आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, डांस में आप नाच के दिखा रहे हो, म्यूजिक में आप गा रहे हो, थिएटर में आप अपनी एक्टिंग दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जब बात आती है तो ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया का। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1952 में। और इसका काम है कि हमारे जो वास्ट कल्चरल हेरिटेज है म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में, उसको प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे, प्रिजर्व करे। ओके। और गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करता है। आर्ट एकेडमीज जो है छोटी छोटी स्टेट्स में, जो स्टेट्स की एकेडमीज उनके साथ मिलकर काम करता है, और बाकी टेरिटरीज हैं जो कंट्री की, उनके साथ भी मिलकर काम करता है। और अगर इंडिया के परफॉर्मिंग आर्ट्स को इंडिया के बाहर हमें अगर मार्केट करना हो, प्रमोट करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो उसमें संगीत नाटक अकेडमी का भी एक रोल है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक्सरसाइज राहत। इसको ऑपरेशन राहत से कंफ्यूज मत करिएगा। ऑपरेशन राहत यमन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को छुड़ाने से रिलेटेड था। ये आपका जयपुर बेस्ड एक सप्त शक्ति कमांड है, जो ये एक जॉइंट HADR करा रहा है, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज राहत करा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी। 2 दिन के लिए होगी ये, 11 और 12 फरवरी 2019 को। किसके साथ कोऑर्डिनेशन में हो रही है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में हो रही है। तो इसमें यह देखा जाएगा कि जब अलग अलग एजेंसीज जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आर्म्ड फोर्सेस के, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस मैकेनिज्म के होंगे, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के होंगे, डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो ये सब लोग मिलके अपने एफर्ट्स को एक साथ सिंक करके, सिनर्जाइज करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को कितनी प्रॉपर तरीके से करेंगे, ये यहां पे असेस किया जाएगा। फिर कैलेंडर फॉर द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, अभी अभी गवर्नमेंट ने अब देखिए 4 फरवरी से लेके 31 मार्च 2019 तक, क्योंकि 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, आप सबको पता है, तो गवर्नमेंट ने एक कैलेंडर रिलीज किया है जिसके थ्रू वो जो उनकी डेटेड सिक्योरिटीज हैं और जो उनके ट्रेजरी बिल्स हैं उनको बेचेगी, और उसको बेचने का प्रॉपर कैलेंडर इन्होंने रिलीज किया है, किस तरीके से किस डेट पे कितना सामान कितनी सिक्योरिटीज बेचनी है। और सिक्योरिटीज बेचने में ऑब्वियसली गवर्नमेंट की मदद कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। पूरा का पूरा कैलेंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही बनाया जाता है। तो 2 तरीके की चीजों का यहाँ पे आप कह सकते हो सेल हो रही है, एक तो ट्रेजरी बिल्स की हो रही है और एक मार्केटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज की हो रही है, और एक गवर्नमेंट स्टॉक्स का रीसेल भी हो रहा है, री इश्यू भी हो रहा है। उसको मैं किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 चीज समझिए, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल्स का मैक्सिमम मैच्योरिटी लिमिट होती है 1 साल, यानी ट्रेजरी बिल्स केवल 1 साल के लिए इशू होते हैं, और जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं वो 5 साल, 9 साल, 10 साल, 16 साल, 20 साल, इवन 20 साल से ज्यादा के लिए भी इशू होती हैं डेटेड सिक्योरिटीज। तो इन दोनों के इशू करने का पूरा कैलेंडर लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो ग्रीन शू ऑप्शन को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो इस सिक्योरिटीज को बेचेंगे। अब सवाल ये आता है कि ग्रीन शू ऑप्शन होता क्या है? तो देखिए, ग्रीन शू ऑप्शन को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने इसमें एक बहुत डिटेल और अच्छी वीडियो बना रखी है
जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके सर्च मार लें, याद रहा तो मैं लिंक भी दे दूंगा। तो अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर दिल्ली में पूलिंग होगी लैंड की, ये चीज तो बहुत पहले बोल दी गई थी। अब क्या हुआ है कि एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, सिंगल विंडो पोर्टल, जिसमें कहा गया है कि 5 जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 के अंदर, जो कि हैं आपके JK1 LN और P2। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो लोग रह रहे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है एटलीस्ट, वो लोग अपने लैंड को पूल करके एक बड़ा सा एरिया लेंगे, और जब वो बड़ा सा एरिया उनको मिल जाएगा तो फिर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी डेवलपर एंटिटी या कोई भी कंसोर्टियम वहां पे आके डेवलपमेंट करेगा, प्रॉपर घर बनाएगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा, सैनिटेशन का जुगाड़ करेगा, लिविंग एरिया बनाएगा, बहुत अच्छा सा वो बनाएगा, और उसके अंदर फिर इन लोगों को जगह दी जाएगी। तो बेसिकली यही है पूलिंग ऑफ लैंड इन दिल्ली। देखिए, दिल्ली में जमीन की बड़ी परेशानी है, तो जमीन का सही से मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और सही से मैनेजमेंट अगर आप पूलिंग कर लेते हैं तो बहुत जरूरी होता है। जब आपके पास चीज कम है तो आपकी मजबूरी हो जाती है शेयर करना, तो उसी तरीके से आप पूलिंग जरूर। कैसे आपके पास मान लीजिए पैसे अच्छे खासे हैं तो आप एक अकेला फ्लैट भी रेंट कर सकते हो, बट मान लीजिए आपके पास पैसे कम है तो आपको बाकियों के साथ शेयरिंग में रहना ही पड़ेगा ताकि आपका किराया बट जाए लोगों में। तो वहीं पे यहाँ पे पूलिंग हो रही है भाई। दिल्ली में ऑलरेडी लोगों के पास कम जगह है रहने की, तो वो पूल करके कुछ ऐसी फैसिलिटीज बना सकते हैं कि वो साथ में बहुत आसानी से रह सके। तो किसी एक सेक्टर में अगर 70% लोगों ने सिंगल विंडो के थ्रू अपनी रजामंदी जाहिर की है और अपने 2 हेक्टेयर के लैंड को मिला के एक प्रॉपर जगह बनाई है, तो उस जगह पे डेवलपमेंट करके रहने की अच्छी फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं पूलिंग करके, जो कि दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़रूरी है। इस पॉलिसी को यूनियन गवर्नमेंट ने आखिरी ईयर लास्ट साल नोटिफाई किया गया था, और कहा गया था कि जो 95 विलेजेस है ना कैपिटल के, उसके अर्बनाइजेबल एरियाज में यानी अर्बन टाइप के एरियाज में ही ये जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। फिर इस पॉलिसी के फायदा क्या क्या है? पॉलिसी की फायदा ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है तो उसके लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, और लैंड के लिए आपको पैसा दे खरीदना पड़ेगा। पर यहां तो लोग खुद अपने छोटे छोटे लैंडों को पूल करके उसके ऊपर किसी को बुला के एक अलग से घर बनवाना चाह रहे हैं अपने लिए, ताकि जिसमें कुछ चीजें शेयर हो सके और सब लोग अच्छे से रह सके, क्वालिटी ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जो लैंड को अक्वायर करने वाली जो प्रॉब्लम है पैसे देके, वो सॉल्व हो जाती है। और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रिंसिपल्स को, अफोर्डेबल हाउसिंग के जो टारगेट को भी मदद मिलेगी। कहा जाता है कि 17 लाख नए हाउसेज ऐसे बनाए जाएंगे जो 76 लाख लोग जिसमें रह पाएंगे। और ये बोला गया है कि इस पोर्टल को, सिंगल विंडो पोर्टल को 6 महीने में खोला जाएगा, और पहले 6 महीने में ये जो 5 नई जगह आइडेंटिफाई की गई है मास्टर प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली 2021 में, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है अगले 6 महीने में, तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम इस स्कीम को दूसरे सेक्टर्स में और दूसरे लोकेशंस में भी एक्सटेंड करेंगे। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आने वाले 6 महीने में ये जो स्कीम अभी चालू की गई है इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। हालांकि ये एक एम्बिशियस स्कीम है, दिल्ली में लैंड पूलिंग की बहुत ज़रूरत है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। फिर एक शहरी समृद्धि उत्सव है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसका काम क्या है कि जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको जो अर्बन एरियाज में बहुत पुअर लोग रहते हैं, वल्नरेबल लोग रहते हैं, उनके पास पहुंचाया जा सके। खासकर किसके इन्वॉल्वमेंट के साथ? सेल्फ हेल्प ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट के साथ। प्लस ये स्कीम क्या करेगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स का है ना, उसको और स्मूदन करेगी और स्ट्रीमलाइन करेगी। और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो लक्ष्य है, जो उसके फायदे हैं, वो पुअर कम्युनिटीज तक पहुंचे, इसकी अवेयरनेस कैसे फैलाई जाएगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे देश में जॉब मेलाज और जॉब फेयर्स को कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा। बहुत अलग अलग स्टेट्स इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और अगले 2 हफ्ते तक ऐसे बहुत से मेलाज और फेयर्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड नाम की भी कोई चीज़ है। फिर एसएचजी मेंबर्स को जो कि सिटीज़ में रहते हैं, उनको कौन कौन सी नेशनल स्कीम्स के साथ जोड़ा जाएगा? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
सुरक्षा बीमा योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसी आपका ये जो महोत्सव चल रहा है ना, शहरी समृद्धि महोत्सव, इसी के दो पार्ट्स हैं। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक तो है आपका नेशनल एग्जीबिशन कम सेल ऑफ एचएसजी प्रोडक्ट्स और नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, ये भी दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है 8 से 17 फरवरी 2019। फिर प्रमोशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कुछ इनाम बांट रही है। तो उस इनाम में इस MSME के अंदर जो मिनी रत्ना कैटेगरी होती है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, तो मिनी रत्ना कैटेगरी में जिस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को इनाम मिला है, विनर है, वो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किस लिए मिला है? ये नाम दिए ही जा रहे हैं प्रमोशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। तो ये चीज मिनी रत्ना कैटेगरी में जो इनाम मिला है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, इसको अलग से PIB में कवर किया गया, तो इसको तो पक्का याद रखिएगा मिनी रत्ना कैटेगरी की। उसके अलावा जो नवरत्ना महारत्ना की जो कैटेगरीज हैं, उनमें बहुत सारी अलग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट किया गया है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, MDC है, NBCC है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो हमने देख ही लिया, फूड कॉरपोरेशन है, जूट कॉरपोरेशन है। फिर एक एशियन एलिफेंट अलायंस, ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है 5 NGOs का। इन 5 NGOs का करना क्या है कि इंडिया में जो 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स है ना, उसमें से 96 एलिफेंट कॉरिडोर्स को हम सिक्योर करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, उनके आप कह सकते हो कि उनको बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, उनको थ्रेट से बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे इस एशियन एलिफेंट अलायंस के अंदर में। तो ये जॉइंट वेंचर होगा जिसमें 20 मिलियन पाउंड्स यानी 187.16 करोड़ रुपयों को जुटाया जाएगा, और अगले 10 साल में ये जो 96 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको सुधारा जाएगा। तो 5 NGOs जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक तो NGO एलिफेंट फैमिली है, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, फिर IUCN नीदरलैंड्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नीदरलैंड्स, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, और इंडिया का कौन है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर हम कुछ वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, डाटा में थोड़ा सा पुराना इस्तेमाल कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि ये PIB में आया है, लेकिन जो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। 2017-18 में जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट था मर्चेंडाइज और सर्विस मिला के, वो 13.31% बढ़ा था, और टोटल कितना हो गया था? $498.61 बिलियन, जिसमें 303.53 था आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। अब अगर एक्सपोर्ट्स की बात होगी फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो ब्रॉड तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट को क्लासिफाई करोगे तो दो चीज़ों में कर सकते हो, सर्विसेज में, एक मर्चेंडाइज में। मर्चेंडाइज में क्या होगा फ्रेंड्स कि फिजिकल गुड्स जाएंगे, जैसे कि कपड़े एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जूते एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बैग्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मशीन एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और सर्विसेज में क्या होगा? फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी। अब जैसे इस तरीके से समझिए, मर्चेंडाइज में मान लीजिए कपड़े एक्सपोर्ट हुए, तो कपड़े बाहर चले गए, तो उसके बदले में जिसने कपड़े खरीदे हैं बाहर से, मान लीजिए ज़ारा ब्रांड के कपड़े यहाँ से ऑर्डर होके जा रहे हैं, बहुत से जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गैप, आइकिया, ज़ारा जैसी ब्रांड्स है ना फ्रेंड्स, ये लोग क्या करते हैं कि मैंने खुद इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है, ये लोग 300-300, 400-400 के दाम पे यहाँ से शर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं इंडिया से, और उसके ऊपर प्राइस टैग पड़ा होता है 150-150 यूरो का, $250-250 का प्राइस टैग पड़ा होता है। और वहां पे जाके अगर 30 से 40% पे भी बिकी वो शर्ट या टी शर्ट या जो भी कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा, मतलब ज़ारा जो कि इतनी बड़ी ब्रांड मानी जाती है, और यहाँ से कुछ बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं इंडिया के जो फॉरेन जाते हैं, यूरोप में जाके ज़ारा की शर्ट खरीद के ले आते हैं और बोलते हैं हम यूरोप बर्लिन से शॉपिंग करके आए होते हैं। उनमें से आधों को ये नहीं पता होता है कि ये जो शर्टें हैं, इसमें से आधी से ज़्यादा शर्टें फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया से बन के गई हैं। क्योंकि ज़ारा और ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, इनके बहुत सारे कपड़े तो इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो इलाहाबाद और मुजफ्फरापुर वाले इलाके में रह के काम करते हैं, वहाँ से बन के जाती हैं। कारपेट्स जो कि इतनी महंगी महंगी मिलती है इंटरनेशनल मार्केट में, सारी की सारी भदोही से बन के जाती हैं इंडिया में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मर्चेंडाइज में वो चीज़ें आ गई जो आपके फिजिकल गुड्स है, और सर्विसेज में वो चीज़ें आ गई जो फिजिकल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके की एक कोई टेलीफोन कंपनी है, उसने अपना कॉल सेंटर का काम इंडिया के किसी कॉल सेंटर को दे दिया, तो अब इंडिया वाले अपने खुद के स्टाफ को हायर करके, जो कि अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, उससे कॉल सेंटर का काम करवाएंगे,
और उसका पैसा कौन पे करेगा? वो ब्रिटिश की टेलीकॉम इंडस्ट्री पे करेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है ना इंडिया के अंदर। जब कपड़े बाहर एक्सपोर्ट हुए तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट आई तो फॉरेन एक्सचेंज आया। जब हमने सर्विसेज बाहर प्रोवाइड की उसके एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज आया। तो ये मर्चेंडाइज और सर्विसेज दो तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं। मर्चेंडाइज के लिए आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, सर्विसेज के लिए आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है। ये ड्यूटी स्क्रिप्ट स्कीम होती है। कैसे इस्तेमाल होता है कि जैसे मान लीजिए आपने हैंडीक्राफ्ट का आइटम एक्सपोर्ट किया, हैंडीक्राफ्ट के आइटम पे सबसे ज़्यादा MEIS है, 5 से 7% MEIS मिलता है हैंडीक्राफ्ट के आइटम पे। तो मान लीजिए 10 लाख रुपए तक का आपने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का मान लीजिए 7% का आपका MEIS है। तो अगर आप 7% निकालो 10 लाख का तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा लगभग 70,000 रुपए, ठीक है। तो 70,000 रुपए का आपको ड्यूटी रिबेट मिल जाएगा अगर आगे कोई चीज आप इंपोर्ट करते हो इंडिया के अंदर। ये MEIS स्कीम कहती है। और भी जगहों पे आप इस ड्यूटी स्लिप को इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ ऐसी सुविधाएं आपकी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंदर भी मिलती हैं। तो हल्का फुल्का आइडिया लग ही गया होगा आपका। फिर दो रीजनल रूरल बैंक को मर्ज किया गया है, एक तो पल्लवन ग्रामा बैंक है, एक पंडियन ग्रामा बैंक है, और मिलकर बन गई आपकी तमिलनाडु ग्रामा बैंक। अब ये तमिलनाडु ग्रामा बैंक इंडियन बैंक इसका स्पॉन्सरशिप होगा। आपको पता है हर रीजनल रूरल बैंक का एक स्पॉन्सर होता है, तो इसका स्पॉन्सर इंडियन बैंक होगा। हेड ऑफिस इसका सलेम में है। पहले पल्लवन ग्रामा बैंक का स्पॉन्सर इंडियन बैंक था और पंडियन ग्रामा बैंक का स्पॉन्सर था इंडियन ओवरसीज बैंक। दोनों को मर्ज करके जब तमिलनाडु ग्रामा बैंक बनाया है, उसका स्पॉन्सर है इंडियन बैंक। फिर एक काला घोड़ा फेस्टिवल हुआ है फ्रेंड्स, जो इंडिया का मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है, मुंबई में शुरू हुआ है। इसका काम क्या है कि हमारी जो आर्ट और कल्चर है, सिनेमा का, थिएटर का, डांस का, लिटरेचर का, स्कल्पचर का, इसके 20 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। इस काला घोड़ा एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो मानिक दावर जी हैं और इसकी थीम है अ मेजर ऑफ टाइम। तो इस तरीके के सवाल यूपीएससी में बहुत ही कम चांस से पूछे जाएं। पीसीएस से पूछे जा सकते हैं, बाकी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। हालांकि यूपीएससी का आज की डेट में कोई भरोसा नहीं रह गया है, कुछ भी पूछते हैं वो। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो थीम याद रखिएगा, मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। ये मानिक दावर और मुंबई में हुआ, ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है यूपीएससी के लिए। फिर सोपान 2019 करके एक 6 डे लॉन्ग म्यूजिक और डांस फेस्टिवल है। इसका काम है कि यंग आर्टिस्ट को इनकरेज करेगा कि ट्रेडिशनल आर्ट में वो अपने हुनर को आजमाएं। नई दिल्ली में हो रहा है, ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? साहित्य कला परिषद, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलके और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप में। फिर ईरान ने अभी अभी एक मिसाइल का टेस्ट किया जिसका नाम है होवेजी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ये 1350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ग्राउंड टारगेट्स को टारगेट कर सकती है, बहुत ही कम टाइम में प्रिपेयर होकर उड़ सकती है और बहुत लो एल्टीट्यूड पे उड़ सकती है। तो ये होवेजी HOVEIZEH ईरान की मिसाइल है। और ईरान ने अब इस तरीके की मिसाइलें बनाना शुरू कर दी क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने एक बहुत स्पेशल काम किया। उन्होंने मिस्टर ओबामा की जितनी भी मेहनत थी न्यूक्लियर डील को साइन करने के लिए P5+1 का, उसकी सारी मेहनत को उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन के थ्रू बर्बाद करके उस न्यूक्लियर डील को ईरान के साथ खत्म कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है ईरान भी अब थोड़ा बहुत अनसेफ फील कर रहा है, इसलिए वो भी इस तरीके की मिसाइल्स बनाएगा और इस तरीके की मिसाइल्स पूरी तरीके से कैपेबल हैं न्यूक्लियर वॉरहेड को भी डिलीवर करने में, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि यूरोपियन यूनियन और बहुत सारी बाकी कंट्रीज ने यूएस के इस यूनिलेटरल विड्रॉल का विद्रोह किया था, पर यूएस तो यूएस है, जो उसने कर दिया उसके पीछे, उस पर से वो पीछे हटने वाला है नहीं। तो देखिए आज 6 फरवरी की करंट अफेयर्स हो गई फ्रेंड्स। पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, जितना हो सकेगा मैं इन वीडियोस को आपके पास रेगुलरली लेके आता रहूँगा। सो गुड बाय फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए।